मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन आपका हुआ 1 नवंबर 1956 के दिन। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है इंदौर, भोपाल, सागर और ग्वालियर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाएगा भोपाल। प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश की राजभाषा है। मध्य प्रदेश की राजभाषा से यहाँ पर अर्थ है कि वह भाषा जिसमें सारे शासकीय कार्य होते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है, जो बोली जाती है और लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा सी सही, हिंदी। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से अलग होने वाला राज्य है आपका छत्तीसगढ़, जो कि सन 2000 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में स्थित किन प्रागैतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है? तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका जो सांची है वह बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध स्तूप के लिए मध्य प्रदेश का सांची जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है? तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में लगता है। तो यह आपका शिप्रा नदी के तट पर लगाया जाता है। शिप्रा नदी के तट पर, अर्थात शिप्रा नदी आपकी उज्जैन से होकर निकलती है और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ही कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर यह जो पीडीएफ 2023-24 की है, इसी पीडीएफ को आप कह सकते हैं 2024-25 के लिए भी यही पीडीएफ काम आएगी। प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर व्यापारिक नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे व्यापारिक नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश का लगभग व्यापार यहीं से संचालित होता है और इसे आप आर्थिक राजधानी भी मध्य प्रदेश की कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर इस नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो शहर जबलपुर है वह जबलपुर के अलावा और किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप जबलपुर को कह सकते हैं संस्कार धानी। क्वेश्चन नंबर 10, आप मध्य प्रदेश में से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकते हैं? आपको मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हिंडोला महल देखने को मिलेगा? तो आपका जो हिंडोला महल है वह मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है मांडू, वहां पर आपको हिंडोला महल देखने को मिल जाएगा। और मांडू मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस टूरिज्म प्लेस है। प्रश्न नंबर 11, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। प्रश्न नंबर 12, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ वह विशेष रूप से सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसका अर्थ है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। जहाँ से नदियों की शुरुआत होती है उसे उसका उद्गम स्थल कहा जाता है। तो नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की, जिसे जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। प्रश्न नंबर 14, आला और उदल के वीर
चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस महाकवि ने किया था? यह क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगनिक। जगनिक ने आला और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली में किया था और इन्हें आप महाकवि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, भूषण कवि की रचनाएं प्रमुखता किस रस में है? जो आपके भूषण कवि है उनकी जो रचनाएं हैं वे लगभग प्रमुखता किस रस में लिखी है उन्होंने, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो इन्होंने अपनी लगभग रचनाएं, प्रमुख रचनाएं वीर रस में लिखी है। प्रश्न नंबर 16, निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति, बाणभट्ट और इधर आपका हर्षचरित, कादंबरी, उत्तर रामचरितम, नीति शतक, वैराग्य शतक, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम, इस प्रकार की आपको यहाँ पर उपन्यास और कविताएं दी गई है। तो आपको इन्हें सुमेलित करना है। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कालिदास का किससे संबंध है। तो कालिदास ने जो है रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम ये सारी रचनाएं लिखी है। तो कालिदास यहाँ पर आपका ये आ जाएगा ए वाला पहला, ठीक है, ए आप कह सकते हैं इसे। इसके बाद आपका बी वाला है भर्तृहरि का संबंध है, इन्होंने ये नीति शतक और वैराग्य शतक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये बी वाला। अब आपका यहाँ पर आता है सी, भवभूति। तो भवभूति की जो रचना है वह है उत्तर रामचरितम। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका सी वाला, ए बी सी और ये आपका डी। तो जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का थर्ड, सेकंड और डी का 1। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यह भी एक आईएमपी जीके का क्वेश्चन है। तो तात्या टोपे स्टेडियम जो है आपका भोपाल में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 18, निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना आपको देखनी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना देखनी है, शरद जोशी जी की रचनाएं देखिए। ये सभी कवि थे। तो खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी, ये आप जानते हैं कि किसकी रचना है, ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो यहाँ पर बी का बिल्कुल क्लियर है कि आप सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा झांसी के रानी के विषय में खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी, यह लिखा गया है। अब आपको ज़्यादा कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप देख लीजिए कि बी का फर्स्ट कहाँ पर है। तो बी का फर्स्ट आपका यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बी का फर्स्ट इनमें कहीं भी नहीं है। यदि एक भी आपको कंफर्म पता हो तो आप सीधे सीधे यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से यह आपका बी ऑप्शन का पहला हो गया और ए का हो गया यहाँ पर चौथा। गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा इन्होंने लिखा है। माखनलाल चतुर्वेदी सी वाला जो है इसका सेकंड। पुष्प की अभिलाषा आप जानते हैं यह पहले रचना चलती थी, शायद आजकल बुकों के अंदर यह नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तब माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना पुष्प की अभिलाषा बहुत ज़्यादा हमें रटवाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, लिखवाई जाती थी। तो आज भी मुझे यह चीज़ मौखिक याद है। अब प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है दुष्यंत कुमार स्मारक एवं पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दुष्यंत कुमार स्मारक और पांडुलिपि संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। अब क्वेश्चन है निम्न का सही क्रम चुनिए। आपको यहाँ पर सही क्रम चुनना है। सिंहस्थ महाकुंभ मेला,
कार्तिक मेला, नवरात्र मेला और मकर संक्रांति मेला। यहाँ पर आपके इसके सामने मिलान करने के लिए दिए गए हैं मैहर, दतिया, धार, ओरछा एक ऑप्शन, एक उज्जैन, एक नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम, खरगोन और एक है ओंकारेश्वर और बालाघाट। तो इस प्रकार के ये ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। तो सिंहस्थ कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है, ये सभी जानते हैं कि सिंहस्थ कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। तो ए का दूसरा आप देखिए, ए का दूसरा कहाँ है, ए का दूसरा यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। तो सीधे सीधे अब आप इसको ऑप्शन में ले सकते हैं और ए पर राइट लगा सकते हैं। अगर आप और भी जानना चाहते हैं कार्तिक मेला कहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर ओंकारेश्वर और बालाघाट में कार्तिक मेला लगता है। और यहाँ पर नवरात्र मेला कहाँ पर लगता है, तो नवरात्र का मेला मैहर में, दतिया में, धार और ओरछा में लगता है। और आपका जो डी ऑप्शन है मकर संक्रांति का जो मेला है नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम और खरगोन में लगता है। तो ये मेलों की जानकारी आपको होना चाहिए कि सिंहस्थ कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है। ये आपका उज्जैन में लगता है, वहाँ से आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्न का सही क्रम चुनिए। एक तरफ समारोह है और एक तरफ है उनके स्थान। कौन सा समारोह किस स्थान पर होता है? तानसेन संगीत समारोह आपका कहाँ होता है? अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ पर होता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर होता है? नाम दिया है इसके अंदर खजुराहो। अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आपको पहला जो ऑप्शन है तानसेन संगीत समारोह, तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है और तानसेन जो थे उनकी समाधि भी ग्वालियर के अंदर ही बनी हुई है। तो तानसेन संगीत समारोह का संबंध आपका उज्जैन से है, तो यह आपका हुआ ए ऑप्शन। इसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पर ए का थर्ड वाला कहाँ पर है, तो ए का जो थर्ड वाला है आपका वह मिल जाएगा बी के अंदर। ये ए का थर्ड मिल जाएगा बी के अंदर, ठीक है। अब बी का यहाँ पर फोर्थ दिया है, मिलाकर देख लेते हैं। अखिल भारतीय कालिदास समारोह, तो कालिदास का संबंध उज्जैन से है, तो इसलिए यहाँ पर उनका समारोह आयोजित किया जाता है। और अखिल भारतीय होता है पूरे भारत का, यहाँ पर कवियों को आमंत्रित किया जाता है और पूरे भारत की सहभागिता से यहाँ पर कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। एक से बड़ा एक धुरंधर यहाँ पर पधारते हैं। नेक्स्ट है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव। अब खजुराहो नृत्य महोत्सव सीधे सीधे खजुराहो में ही आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद है अलाउद्दीन खां समारोह, तो अलाउद्दीन खां समारोह का संबंध आपके मैहर से है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा मैहर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें अरेंज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन आपका स्थित है भोपाल के अंदर, तो आप सही ऑप्शन ले सकते हैं भोपाल। अब प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। एक तरफ आपको दिए गए हैं पुरस्कार और एक तरफ दिए गए हैं क्षेत्र। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 23 को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। अब यहाँ पर ए दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, ठीक है, ये उनके नाम का पुरस्कार है। सेकंड है 35 वर्ष से कम आयु के लेखक लेखिका की प्रथम कृति को मिलने वाला पुरस्कार कौन सा है, किस क्षेत्र में है? रविशंकर शुक्ल पुरस्कार और दुष्यंत कुमार पुरस्कार। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वह दिए गए हैं कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में और आपके बाल साहित्य के क्षेत्र में। और यहाँ पर एक गायब हो गया है, मैं उसे आपको दिखाता हूं कि उसका क्षेत्र क्या है। एक आपका यहाँ पर दे दिया गया था 35 वर्ष से
कम आयु के लेखक लेखिका की प्रथम कृति, हमने इसको इसके अंदर ही पढ़ दिया था। ठीक है, तो जो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार है यह आपका कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा कविता से। चूँकि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक कवि थे इसलिए, और कविता लिखते थे इसलिए उनका जो क्षेत्र है माखनलाल चतुर्वेदी जो पुरस्कार है वह कविता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कवियों को दिया जाता है। अब आपका यहाँ पर सेकंड है रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, जो है आपका बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद सी ऑप्शन है आपका दुष्यंत कुमार पुरस्कार। दुष्यंत कुमार पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के लेखक लेखिका की प्रथम कृति, जब उनकी प्रथम कृति का विमोचन होता है उस उपलक्ष्य में उनको दिया जाता है, तो यह आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। और चौथा बचता है सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुरस्कार है वह आपका कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर यह आपका डी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ए बी सी डी सब हमें मिल चुके हैं। अब हमें इनको सुमेलित करना है, नीचे देखना है ऑप्शन में ये कहाँ पर है। तो ए का है हमारा सेकंड। ठीक है, ए का है यहाँ पर सेकंड, ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार का था यहाँ पर कविता के क्षेत्र में। तो ए का सेकंड कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए का सेकंड आपको डी में दिखाई दे रहा है। बी का तीसरा, तो यहाँ पर बी का आपका यहाँ पर थर्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका सुमेलित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है, यह आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आप इसे यह मान के चलिए कि ये जो पीडीएफ है जिसको हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सही ऑप्शन देख रहे हैं, ये लगभग भारत की समस्त एग्जाम में काम आने वाली पीडीएफ है। तो इसे बड़े ही ध्यान से जीके के हिसाब से समझकर चलिए और याद करते हुए चलिए। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ, तो आर्यों के जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसे हम वेद कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम वेद कहते हैं। अब प्रश्न है नेक्स्ट अगेन वेद से कि वेदों की संख्या क्या है, कितने वेद है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 4 हमारे वेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 उनके नाम भी आएंगे। पुराणों में मध्य प्रदेश के किस नगर का उल्लेख मिलता है? पुराणों में भी उज्जैन का जिक्र है। इसे राजा विक्रमादित्य की नगरी भी कहा जाता था और इन्हीं के नाम से आपका पंचांग भी चलता है। प्रश्न नंबर 27 पचमढ़ी में कौन सी गुफाएं हैं? आपको यहाँ पर बताना है कि पचमढ़ी में किसकी गुफाएं हैं। ठीक है, पांडव की, श्री कृष्ण की, श्री राम की, या इनमें से किसी की भी नहीं। यदि आप कभी पचमढ़ी गए हैं तो आपने देखी होगी और नहीं गए हैं तो इन्हें आप देखकर आइए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा इन गुफाओं से कि ये गुफाएं कितनी विशाल है और इनके अंदर पांडव जब रहते थे तो वो कितने विशाल हुआ करते थे। आज के मानव से वे उस समय के जो तात्कालिक मानव थे वे कितने बड़े थे। अब प्रश्न नंबर 28 और बहादुर भी थे। बुरहानपुर के किस मंदिर को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है? बुरहानपुर में एक मंदिर है और वह मंदिर कौन सा है जिसे अश्वत्थामा का मंदिर भी कहा जाता है? तो उस मंदिर का नाम है असीरगढ़ शिव मंदिर। असीरगढ़ शिव मंदिर बुरहानपुर का मंदिर है और बुरहानपुर के अंदर ये जो असीरगढ़ शिव मंदिर है इसी को अश्वत्थामा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, इसे हमेशा याद रखना है कि सम्राट अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार किया था और कलिंग का युद्ध भी लड़ा था, और कलिंग के युद्ध को लड़ने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और इनके पुत्र और पुत्री महेंद्र और पुत्री संघमित्रा
को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? वैसे बहुत जगह भेजा था, लेकिन स्पेशल जो ऑप्शन इसके अंदर दिए हैं ये प्रमुख रूप से है आपका श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। किन्होंने? सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने। आपको यह नाम याद हमेशा रखना है, संघमित्रा और महेंद्र। ये सम्राट अशोक की संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। और बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार श्रीलंका के अंदर बहुतायत में किया था। इसी के कारण से लगभग लोग वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 30, महाजनपद काल में कितने महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे? तो जो महाजनपद का समय था उसे आप महाजनपद काल कह सकते हैं। उस समय महाजनपद हुआ करती थी। तो आपके महाजनपद काल में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। उनकी संख्या कितनी थी? 16। अब प्रश्न नंबर 31, किस वंश के राज्यकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है या स्वर्ण युग भी कहा जाता है? तो वह है गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो कार्यकाल था, उनका राजकाज का समय था, उनका राज्यकाल था, उस समय को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है वह वंश है आपका गुप्त वंश। मौर्य वंश नहीं है और आपका सुगवंश भी नहीं है और चंदेल वंश भी नहीं है। वैसे इन सभी के अपने अपने कार्य है, लेकिन स्वर्ण युग आपका गुप्त वंश के लोगों को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32, किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? अभी मैंने क्वेश्चन बताया था उज्जैन से संबंधित, और यह फिर अगेन आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है। किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट भी कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 33, यह भी मोस्ट आईएमपी से अगर वेरी मोस्ट कहें तो भी कम होगा। और हम कहें कि यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम मध्य प्रदेश के 7 करोड़ जनता के मुंह पर है कि वह नाम है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वह है यहाँ पर 52। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 52, इसलिए आप इसको 52 लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें करंट अफेयर्स की होती है, जीके की होती है, तो आपको वर्तमान में, ठीक है, हमेशा वर्तमान में सर्च करके देखते रहना चाहिए कि कितने जिले हैं, क्योंकि जिलों की संख्या बढ़ जाती है 1-2-3 सालों के अंदर। जब ये चीज़ें पुरानी होती है पीडीएफ, उस समय हो सकता है कि एक जिला और बन गया। इसलिए इन चीज़ों को आप हमेशा इस प्रकार के जो डाटा हैं इन्हें आप करंट में चेक जरूर करेंगे। और टीचर्स भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान रखें कि बच्चा कहीं गलत डाटा ना एक्सेप्ट कर ले। प्रश्न नंबर 35, बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको यहाँ पर बताना है कि बीना ऑयल रिफाइनरी जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है सागर जिले के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 और मोस्ट आईएमपी, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। और 1 नवंबर 1956 जो तारीख दी गई है यह मध्य प्रदेश की स्थापना का दिवस है। इस दिन मध्य प्रदेश बना था और इस दिन मध्य प्रदेश से अलग होकर एक और नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था। अब क्वेश्चन नंबर 37, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? यह मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि भोपाल में गैस रिसाव के कारण कई लोगों की जानें चली गई थी। लाखों लोग उस समय इसके गैस के चपेट में आए थे। तो यह
भारत के इतिहास की बहुत बड़ी त्रासदी है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 के दिन भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था और उस जहरीली गैस के रिसाव के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए थे और कई जानें चली गई थी। प्रश्न नंबर 38, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ भी यह मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और कई बार छोटी बड़ी इंडिया की एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है और आपको यह पता होना चाहिए। तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, इसी गैस का रिसाव हुआ था और इसके कारण भोपाल में यह त्रासदी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। यह मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी से संबंधित प्रश्न है और यह आपको पता होना भी चाहिए। तो मध्य प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्रफल के अंदर लगभग मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आबादी निवास करती है। प्रश्न नंबर 40, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। आपको यहां पर बताना है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वह है बारहसिंगा। प्रश्न नंबर 41, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर आपका इंदौर है। प्रश्न नंबर 42, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है। यह भी एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है। तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष आपका बरगद है और इसकी उम्र पेड़ों के अंदर सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न नंबर 43, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। ये सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प जो है आपका सफेद लिली है। सफेद लिली मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है। आपको सर्च करके देखना चाहिए कि सफेद लिली कैसा है। प्रश्न नंबर 44, धुआंधार जलप्रपात आप कहां देख सकेंगे। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और आपको इसे देखना भी चाहिए कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश की शान है, आन है। तो यह कहां पर है। तो यह आपका जो स्थित है वह है जबलपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल नर्मदा नदी जब गिरती है तो दूध जैसे दिखाई देती है। बिल्कुल हवा में इसके बारीक बारीक पानी के कण बिखर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जलप्रपात बनता है उसे आप धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। बिल्कुल वाइट कलर का यहाँ पर हो जाता है सारा वातावरण। कौन सा राज्य भारत के में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा राज्य है। यह भी मोस्ट आईएमपी जीके का क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की दूसरी बड़ी स्टेट है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा आपका अगेन मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 46, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। आपका यहाँ पर जो राज्य पक्षी है वह है दूधराज। ठीक है, ये एमपी स्टेट की बात मैं कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश का राज्य फल क्या है। मध्य प्रदेश का जो राज्य फल है वह है फलों का राजा आम। प्रश्न नंबर 48, पिछला 47 था, यह 48, मध्य प्रदेश के किस स्थान को प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है। आपको यह पता होना चाहिए। तो उस क्षेत्र का नाम है, उस जगह का नाम है महेश्वर। महेश्वर को आप जो है राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के रूप में भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। और अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी कौन सी है, तो वह राजधानी है आपकी महेश्वर। महेश्वर और मंडलेश्वर ये पास पास में है और महेश्वर का जो किला है वह भी बहुत ही फेमस किला है। जब आप मांडू जाते हैं तो वहीं से ये पास में
पड़ता है। प्रश्न नंबर 49, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। प्रश्न नंबर इसके बाद है आज के एपिसोड का लास्ट 50, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? यहाँ भी यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह है जबलपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ हम लास्ट एंड करते हैं। आई होप कि इतना आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को यदि आपको बेहतर लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक में मिल जाएगी, वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आपको ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से संबंधित सारी पीडीएफ के सॉल्यूशन, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी क्लास 4th के मैथमेटिक्स, 5 की मैथमेटिक्स, 6 की मैथमेटिक्स, 7 की मैथमेटिक्स हो, या फिर 8 की मैथमेटिक्स हो, या क्लास 3rd का विषय हो, या फिर नेक्स्ट एग्जाम में क्लास 3rd का, क्लास 6th का, या फिर क्लास 9th का, सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। और मध्य प्रदेश में आप आरएस के द्वारा जो नेस के विषय में टाइम टेबल बनाकर दिया गया है, एक समय सारणी दी गई है, एक पत्र निकला जिसमें विस्तृत जानकारी के साथ एक समय सारणी बना के दी, वीक टू वीक आपको क्या तैयारी करना है, किन क्वेश्चनों को पढ़ना है, वे सारे भी मैंने वीक टू वीक सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए हैं। तो प्ले लिस्ट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।